अब मैथ सॉल्व होगा चुटकी में सीटेड संजीवनी बूटी प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट पे। यह मैथ पैडागोजी की थर्ड क्लास है। यदि आपने क्लास 1 और 2 को न देखा हो तो चैनल पे मैथ पैडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए और सारी की सारी वीडियो देखिए। और उससे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो जुड़िए हमारे साथ और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और एक अच्छा काम करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी मेरे भाई बहन की क्या हो सके, हेल्प हो सके। और आपको भी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि आप एक भविष्य में शिक्षक बनने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3। यानी कि जो शैलजा है वह संख्या को विभिन्न तरीकों से व्यक्त कर सकती है। यानी कि उसके अंदर जोड़, गुणा, घटाना, भाग संबंधी जो अवधारणाएं हैं वो उसको बिल्कुल व्याख्या कर सकती है। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में है? परिमाणात्मक अवस्था, विभजनात्मक अवस्था, गुणनखंड व्यवस्था या फिर संक्रिय अवस्था। देखिए, जब बच्चा संख्या को विभिन्न उदाहरणों के तौर पर व्यक्त कर ले रहा है या फिर समझ ले रहा है तो उसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि संक्रिय अवस्था में क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो गणितीय अवधारणाओं को बिल्कुल भली प्रकार समझ लेते हैं और उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 3 का बच्चा। देखिए, कक्षा 3 की बात हो रही है तो कक्षा 3 का बच्चा बेसिकली होगा कितने साल का? 7 और 8 वर्ष के बीच का होगा। देखिए, क्वेश्चन में जिस वर्ष के बच्चे को अगर दिया जाए तो आप उसी बच्चे के अनुसार ही सोचेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखिए, कक्षा 3 का बच्चा 482 को, यानी जो 482 है को 482 पढ़ता है, यानी उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। यानी कि वो 482 तो पढ़ ले रहा है, बट लिखते समय क्या कर दे रहा है? वो मिस्टेक कर रहा है, गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है। तो यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि कोई बच्चा है वह किसी चीज को अच्छे से पढ़ ले रहा है बट उसे लिखने में समस्या हो रही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो देखिए, कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि बच्चा संख्या के एक व्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है, या फिर शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे भली प्रकार लिखना सीख जाते हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। यानी कि बच्चा सुन के, यानी बच्चा अपनी सूझबूझ के द्वारा पठन संबंधी कार्य को तो बेहतर ढंग से कर लेता है, पर जो जब बात आती है राइटिंग की तो वो अच्छे से नहीं कर पाता। यानी कि जो उसके अंदर स्थानीय मान बेहतर ढंग से स्थापित नहीं हो पाए। इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि कक्षा 3 में 2 अंकीय विषयों के आकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको 3 चरण दिए जाएंगे, उसी के अनुरूप आपको जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो चूज करना होगा। तो देखिए, कक्षा 3 की बात हुई तो कक्षा 3 का बच्चा कितना होगा? 8 से 9 साल के बीच का होगा। तो यानी कि ये जो हमें 3 चरण है, 1 2 3 चरण है, तो इन चरणों को बिल्कुल हमें जो बच्चा होगा क्लास 3 के उसके इर्द गिर्द इस ऑप्शन को रख के उससे पिक करना होगा सही आंसर को। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। देखिए, मेरा बस यही है कि आपकी जो समझ है वो बेहतर हो सके। आपको चीज़ों को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझना चाहिए ताकि पहली बार में सीटेट आपका बेहतर नंबर के साथ क्रैक हो जाए। तो देखिए, हम चरण की बात करेंगे। तो इसमें पहला चरण देखिए कहा जा रहा है कि स्थानीय मान व्यवस्था की समझ को साथ 2 अन्य संस्थाओं की पुनरावृत्ति करना। ठीक है। और चरण 2 में क्या कहा जा रहा है कि यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्ह का प्रयोग करना। और चरण 3 की बात हो रही है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। देखिए, ये क्वेश्चंस हो गए प्लस 3 चरण हो गए। अच्छा, इसमें आपको बताना क्या है? तो इसमें जो आपको बताना है कि इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है, यानी कि किस माध्यम से, या ये जो 3 पद्धतियां वो बच्चे के किस विकास की ओर इंगित करती हैं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा मैं वही आपको बता देता हूं, वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन, संक्रिया। देखिए, मैं ABC अगर ऑप्शन आपको बार बार रिपीट करता तो क्या होगा, आपके माइंड में कंफ्यूज हो जाएगा। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताता हूं ताकि पहली ही बार में आपके माइंड में चीज़ें बिल्कुल सेट और सेफ हो जाएं। देखिए, व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन, प्रक्रिया और संक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, किन 2 संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न, यानी कि मान लीजिए कोई क्लासरूम है
ठीक है, उसमें सर या मैम जी बच्चों से पूछते हैं कि वह कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर उनका जो गुणनफल 24 या 24 प्राप्त होता है। तो यह प्रश्न किस टाइप का प्रश्न है, ये क्वेश्चन में बस यही बताना है। और एक बात मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्वेश्चन के मूड को समझना चाहिए। आपको क्वेश्चन के मूड को समझ गए मेरे भाई तो आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल ईजी तरीके से अपने ऑप्शन को चूज कर लो और आपका जो स्कोर होगा बिल्कुल बेहतर होगा। देखिए मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। सबसे सटीक और सबसे बेहतर हमें आंसर मिल गया तो बाकी के 3 ऑप्शंस हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बट आप एग्जाम में चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे वीडियो ज़्यादा बड़ी न हो जाए। देखिए मैं क्वालिटेटिव चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ, कम समय में आपको बेहतर चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है जैसे कि क्वेश्चन में है, यानी कि 24 है उसके, यानी कि हम ऐसी 2 3 4 संख्याएं हैं जिनका हम गुणा करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। इसलिए आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझ के उसके अकॉर्डिंग आंसर को क्या करना है, चूज करना है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज 110% करेक्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में चारों के चारों क्वेश्चन पढ़ने होंगे। देखिए बात क्या हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन सीरीज चल रही चैनल पे, बिल्कुल क्रैकर सीरीज है। यदि आप एक बार भी रिपीट कर लोगे सारी की सारी जो क्लासेस हैं बिल्कुल छोटी छोटी और बिल्कुल ज्ञान से लबालब है। सो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है मेरे भाई। देखिए कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या क्या है उनके पास, 1/2 भाग्य 1/3, ठीक है, को सही तरीके से हल कर सकते थे। ठीक है, इसको तो वो हल करते थे, ठीक है भाई इसको हल कर लेते हैं, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि दूसरी समस्या क्या है, आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, यानी कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इस समस्या का जो हल है वो बच्चे नहीं निकाल सकते। बट जो 1/2 भागे 1/3 है, इस समस्या का समाधान बच्चे बिल्कुल आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इसके ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि बिल्कुल सीटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूरी वीडियो में है। और पूरे यानी कि वीडियो के अंत तक होते होते आपको ये लगेगा नहीं आज हमने कुछ बेहतर और बढ़िया सीखा है। देखिए विद्यार्थी का भाषा विकास बहुत खराब है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, बिल्कुल नहीं हो सकता। भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं। सबसे करेक्ट और सबसे सटीक आंसर क्या है, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई। देखिए हमें बच्चों को चीज़ें बिल्कुल उनके दैनिक जीवन से जोड़ के बतानी है ताकि बच्चे हर चीज़ में बेहतर कर पाएँ, बढ़िया कर पाएँ और चीज़ों को वो लेकर अच्छे सीख पाए। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एग्जाम हॉल में भी आपको कम समय में बढ़िया जो सबसे बेहतर आंसर पिक करना होता है तो आप बिल्कुल वीडियो के साथ सेम टाइम टेबल आपको बनाना होगा एग्जाम में भी, यानी कम समय में मात्र 1 मिनट आपको समय मिलेगा, उसी में आपको सब कुछ करना है, बेहतर अपना स्कोर भी करना है और बेहतर ऑप्शन भी पिक करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप बिल्कुल एक भविष्य में शिक्षक बन के उभरेंगे। देखिए हमीदा अपने विद्यार्थियों को गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्या लिखती है और विद्यार्थी से कहती है कि वे इसका उत्तर दे। यानी कि बात कह रही है कि जो हमीदा हैं वो बच्चों को हमेशा परिकल्पना बनाने के अवसर देती हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, इससे बच्चे का बेहतर विकास भी होगा। तो देखिए जो बिल्कुल है, इसे मैं तो नहीं पढ़ रहा पर आप एक नज़र इसको देख लीजिए, यानी 21/2 से लेकर यहाँ तक है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है बेसिकली कि वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहते हैं कि विद्यार्थी अवलोकन कर सके कि, बात यहाँ पे है। तो इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन देखिए, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है दूसरे को 10 से गुना किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है, बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब एक भाजक की 10 से घटा होती है और दूसरे की घात 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान होता है, बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन सी में क्या कहा जा रहा है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाए तो भागफल समान रहता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो हमीदा है उनका मेन फोकस क्या है कि बच्चों को भाज्य और भाजक संबंधी जो अवधारणाएं हैं बच्चों को बिल्कुल क्लियर माइंड में बैठ जाएं, वो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे यानी देखिए जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके विचार से भी क्वेश्चन बनते हैं। बात क्या हो रही है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, यानी कि बच्चे क्या होते हैं सामाजिक अनुदेशन से भी क्रियाकलाप के द्वारा सीखते हैं। शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए देखिए इसके जो ऑप्शन से दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के,
कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधि का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना, विवादित निर्देशन का प्रयोग करना, या फिर चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे सटीक और सबसे सुपर ऑप्शन क्या है? सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा पर प्रयोग करना। देखिए, परिचर्चा पे प्रयोग करना, संप्रेषण करना, बातचीत के अवसर देना, बिल्कुल टैग वर्ड्स होते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, यानी कि अगर क्वेश्चन सकारात्मक है तो ये आप 2 से 3 टैग बिल्कुल याद रखिएगा। आप बिल्कुल आंख मूंद के उस पर टिक कर सकते हैं और आपका स्कोर क्या होगा? बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है। रूलर कैसा, मैं आपको अभी बना के बता देता हूं। और पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेमी कहाँ है? वह रूलर उठाता है और 5 सेमी निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर, ठीक है, मान लीजिए रूलर कुछ इस टाइप का होगा, टूटा हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या 5 सेमी बताना है। तो मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो क्या करना है कि उसे क्या करना है कि 5 सेमी बताना है, 5 सेमी। अच्छा, आप ये सोचिए कि अगर रूलर टूटा है तो अगर हमें 5 सेमी दर्शाना है तो क्या आप दर्शा सकते हैं आसानी से, या फिर कोई रूलर के टूटने से कोई समस्या हो सकती है आपके सामने? तो देखिए, इसमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं सही है, क्योंकि उसके रूलर पर 5 सैनिक निशानों को चिन्हित किया गया है। यहाँ पे सेमी होगा, सॉरी उसके लिए सेमी। गलत है, क्योंकि केवल निशान को देखा जा रहा है, न कि 0 से 5 के रूप में चयनित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा जा रहा है कि गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है, यानी कि उसमें है ही नहीं। और डी में क्या कहा जा रहा है कि यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है, कि 5 सेमी एक बिंदु के रूप में, न कि लंबाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही थी। इसका जो सबसे करेक्ट और सबसे सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेमी, यहाँ पे रहेगा 5 सेमी निशान को सही चिन्हित किया गया। देखिए, रूलर टूटा है, कुछ इस टाइप का रहा होगा, रूलर टूटा हुआ है तो कुछ इस टाइप का होगा। तो उसे 5 सेमी जब दर्शाना था तो एक मान लीजिए टूट गया है, तो यहाँ से 2, 3, 4, 5 वो इजिली दिखा सकता है, यानी कि सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, उमा सम और विषम की बात हो रही है। उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है, ठीक है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले 20 कंकड़ लिए और उसने उसके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन गए, यानी बन पाए, और जिनके जोड़े नहीं बन सके, यानी उमा जो है वो बच्चे की संकल्पना को क्लियर करने के लिए क्या करना चाह रही है, बस आपको यही बताना है। यानी कि देखिए, मैं आपको क्वेश्चन फिर समझा दूं। यदि आप क्वेश्चन समझे रहेंगे तो आप इजीली जो ऑप्शंस होंगे उसमें जो सही आंसर होगा उसको टिक कर लेंगे। देखिए, सम और विषम की अवधारणा बच्ची को बताने, तो बच्चे के अंदर भाई समस्या, वो अभी चीज़ों को नहीं सीख पा रही है। तो मैम क्या करती हैं, 20 कंकड़ लेती हैं, कलरफुल कंकड़, और बच्चे से क्या कहती है कि वो 1 से 20 तक की संख्या को भी छांटे। देखिए, काम तो एक है, बट बच्चे का देखिए कैसे विकास हो रहा है यहाँ पे, अच्छे ढंग से उसे सीखने के अवसर भी मिल रहे हैं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर, मैं आपको समय न लेते हुए बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट आंसर है। जासूस शिक्षार्थी है। अच्छा, जासूस का क्या मतलब अर्थ हुआ कि वो सीखने के स्तर पर है, यानी कि उसका जो सीखने का स्तर है वो बिल्कुल प्रोग्रेस पे है, यानी वो चीज़ों को सीख रही है, सीखने के बेस पे है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कक्षा 5 में, ठीक है, कक्षा 5 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देशन होंगे। देखिए, आप क्वेश्चन समझिए, बात किसकी हो रही है, आकलन निर्देशन की। अच्छा, आकलन मीन्स होता क्या है? जैसे आकलन मीन्स क्या होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसकी चीज़ों को सीखने के प्रति समझ कितना विकसित हुई है, इसको जानने की कोशिश करना या फिर इसको आंकना क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। देखिए, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा जा रहा है, सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का मान ज्ञात कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या कहा जा रहा है कि परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतर बिंदु को चिन्हित कर सकता है। तो और क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो जो इसका सबसे करेक्ट और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 आकलन निर्देशन का, वो है ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि जो नीचे है देखिए, रेखा किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित करता है। ये सबसे सटीक ऑप्शन है बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 यानी कि जो 10 में पूछा गया है उसके लिए सबसे सटीक आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। ठीक है, बात क्या हो रही है, चतुर्भुज को परिभाषित करने की, जिसकी 4 भुजाएं हैं। बिल्कुल बच्चा बच्चा इस चीज़ को जानता है। ठीक है, जैसे भुजाओं का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। कोणों का प्रयोग, यहाँ पे विकर्णों होगा, विकर्णों का प्रयोग आदि शिक्षिका का उद्देश्य है। यानी कि जब वो एक बच्चे के अंदर चतुर्भुज अवधारणा को विकसित करना चाहती है, जैसे चतुर्भुज में क्या, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि, तो शिक्षिका का क्या उद्देश्य हो सकता है वो आपको बताना है। देखिए, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, सभी परिभाषाओं को कंटेंस करने में विद्यार्थी की सहायता करना है। फिर ऑप्शन नंबर डी है, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करना, क्वेश्चन नंबर 11। और जो इसका सबसे सटीक और सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। देखिए बात क्या हो रही है, बात हो रही है चतुर्भुज की, उसके भुजाओं के विषय में बच्चों को बताना है, कोणों के विषय में बताना है, उसके माप के विषय में बताना है। यानी कि हमें बच्चे के अंदर चतुर्भुज की जो अवधारणा है, जो संकल्पना है, बच्चों को समझने में क्या करनी है, हेल्प करनी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सटीक और सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। अच्छा, कोण कैसे है, ऊर्ध्वाधर कोण है। ठीक है, कई आकृतियां खींचते कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हिले के अनुसार, ठीक है, विद्यार्थी यानी कि एक मनोवैज्ञानिक वेन हिले, जब बच्चे ये जो क्रियाएं करते हैं यानी कि ऊर्ध्वाधर कोण के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए उनसे कहा जाता है, तो वे कई आकृतियां खींच देते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है कि नहीं। तो जो वेन हिले हैं ये एक वैज्ञानिक है, तो इनके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि सबसे ये अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पे हैं। तो चाक्षुषीकरण स्तर पर हैं, विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं, अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं या फिर निगमन स्तर पे हैं। बात क्या हो रही है क्वेश्चन नंबर 12 की। इसका जो सबसे करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्लेषणात्मक स्तर पर। अच्छा, विश्लेषणात्मक स्तर मतलब क्या हुआ कि जैसे बच्चे कोई अपना आकृति या फिर आकार बना रहे तो उसका विश्लेषण भी तो कर रहे हैं, उसकी जांच भी तो कर रहे हैं, उसकी माप भी तो निकाल रहे हैं। तो किसी वस्तु को बनाकर उसकी जांच करना विश्लेषणात्मक स्तर कहलाता है। वेन हिले के अनुसार विद्यार्थी किसके कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित, बात किसकी हो रही है, उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं, तथ्यों, नियमों, सूत्रों के, एल्गोरिदम के, संकेत और चित्रों के ज्ञान के या फिर कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान के। बात किसकी हो रही है, उच्च क्रमिक चिंतन कौशल की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान का क्या हो रहा है, उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। यानी कि देखिए विश्लेषणात्मक संबंधी विद्यार्थियों की समझ की बात हो रही है। देखिए मैं अभी आपको क्वेश्चन के थोड़ी सी पहले में बताया कि जो विश्लेषण करना मीन्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई आकृति बना दी या फिर बच्चों के लिए आपने कहा कुछ आप चतुर्भुज बनाइए, आपने कोणों के माप भी दे दिए, भुजाओं के माप भी दे दिए, तो बच्चा यानी कि चतुर्भुज बनाता है, कोणों की माप करता है, विकर्णों की लंबाई निकालता है, यानी कि उसकी जो ये सब सारी क्रियाएं विश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह या फिर रोल प्ले वर्क, पहली सर्वेक्षण आधारित परियोजना, इसका जो सबसे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए सर्वेक्षण आधारित परियोजना मीन्स, अच्छा सर्वेक्षण मीन्स क्या हुआ, सर्वेक्षण मीन्स क्या हुआ, किसी चीज़ का सर्वे करना। यानी हमने कुछ बनाया तो हमने उसका सर्वे किया कि भाई इसका माप क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, ये चतुर्भुज है कि त्रिभुज है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो देखिए आंकड़ों के विश्लेषण की बात हो रही है, यानी आंकड़ा आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए अपने बच्चों को दे दिया कि आप एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज में आपने तीनों कोणों के माप भी दे दिए और इसके आपने कहा कि भाई तीनों भुजाओं के नाम भी लिख दीजिए। यानी बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को, आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। तो यानी कि क्या किसके अंतर्गत आएगा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर
कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा। बात हो रही है सेल की, आपने भी देखा होगा जैसे ही फेस्टिवल नज़दीक आते हैं सब कोई सेल देता है। जैसे कोई कहेगा 5% की छूट है, कोई कहेगा 10% की छूट है, कोई 15 पे देगा, कोई 1 गेट 1 फ्री देता है। ठीक है, तो अगर कक्षा में ऐसा एक अध्यापक चर्चा कर रहा है या फिर एक मैम चर्चा कर रही है तो वो किस प्रकार की चर्चा हो सकती है? इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है कि एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। सबसे बेहतर सुपर और डुपर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। हम आगे बढ़ेंगे नहीं। सबसे देखिए क्वेश्चन के अनुसार सबसे बेहतर, और ऐसी समझ आपको भी बनानी है। बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, हमारे परिवार के साथ, और चैनल को करिए सब्सक्राइब। अब बेल आइकन तो जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आपकी तैयारी रहे सबसे आगे। सो कहना चाहूँगा कि चैनल पे सीडीपी और ईवीएस की सुपर सीरीज की वीडियोस हैं, यानी कि अगर आपको पहली बार में सीटेट क्रैक करना है तो सारी की सारी वीडियोस देखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, सजग और सचेत बनिए। जय हिंद, जय भारत।